बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, फ़लस्तीन और इजराइल का तनाज़ा दुनिया के सबसे पुराने और पेचीदा तनाज़ात में शुमार होता है। 7 दहाइयों से ज्यादा अरसे से यह मसला आलमी सियासत के एजेंडे पे है, लेकिन मुस्तकिल हल आज तक मुमकिन नहीं हो सका। इसी पस मंजर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका करारदाद की मंजूरी को एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इस करारदाद को न्यूयॉर्क एलामिया कहा गया और इसके हक में 142 मुमालिक ने वोट दिया। सिर्फ 10 मुमालिक ने मुखालिफत की, जबकि 12 गैर हाजिर रहे। करारदाद के मतन में 2 रियासती हल को वाहिद मुनसिफाना, पायदार और देर पार रास्ता करार दिया गया और यह कहा गया कि इजराइल और फलस्तीन के दरमियान अमन उसी वक्त मुमकिन है जब एक आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम को अमली शक्ल दी जाए। यह पेशरफ्त इसलिए भी अहम है कि बरसों से आलमी करारदादें तो सामने आती रहीं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो सका। 1947 की तकसीम फलस्तीन की करारदाद हो या 1967 के बाद की सलामती काउंसिल की तजावीज, सब ने अमन का रास्ता दिखाने की कोशिश की, मगर जमीनी हकीकत तब्दील नहीं हुई। इजरायली बस्तियां बढ़ती रहीं और फलस्तीनियों की जमीन सुकड़ती गई। यह अमर भी काबिल जिक्र है कि करारदाद की हिमायत में बड़े पैमाने पर इत्तफाक राय सामने आया है, जिससे यह जाहिर होता है कि दुनिया के ज्यादातर ममालिक मसला फलस्तीन को सिर्फ तनाज़े के तौर पे नहीं बल्कि इंसाफ और इंसानी हुकूक के मसले के तौर पे देखते हैं। लेकिन यह सवाल अपनी जगह बरकरार है कि क्या यह करारदाद महज अल्फाज का खेल बन के रह जाएगी या इसके बाद अमली इकदामात भी किए जाएंगे। क्या फलस्तीनी अवाम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को एक आजाद रियासत में देख पाएंगे, या एक बार फिर तारीख यही लिखेगी कि उम्मीदें तो जगाई गई मगर हकीकत नहीं बदली। क्या न्यूयॉर्क एलामिया तनाज़ा फलस्तीन के पुराने जख्मों पर मरहम रखने की एक कोशिश है? क्या यह करारदाद एक अलामती जीत है? क्या असल इम्तिहान उस वक्त शुरू होगा जब आलमी ताकतें वादों को अमल में बदलेंगी? क्या उनके ख्वाब सिर्फ करारदादों से पूरे हो सकते हैं? इन तमाम सवालों का अहाता करेंगे प्रोग्राम के इसी हिस्से में। हमारे साथ मौजूद है अक़वामी उमूर डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और एक्स एम्बेसडर डॉक्टर नासिर अली खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। खान साहब, आपका भी मशकूर हूँ। सबसे पहले मैं खान साहब आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या समझते हैं कि बैनुल अक़वामी मंजरनामे में फ़लस्तीन और इजराइल तनाज़े की जड़ें कहाँ से शुरू होती हैं, उसके बुनियादी असबाब क्या हैं, सबको मालूम है, लेकिन इस मसले पे 100-125 के करीब ममालिक की इत्तफाक राय में एक समत में आ जाना, एक सफबंदी का हामी हो जाना, ये क्या मुस्तकबिल में पॉजिटिव इशारे देगा या फिर ज़बानी जमा खर्च होगा? अगर आप यूरोप की मिसाल लें तो शुरू में आप देखते थे कि अक्टूबर 7, 2023 में जो वाक़या हुआ था, उस वक्त यूरोप में एक बहुत प्रो इजरायली फीलिंग थी। लेकिन अब जैसे जैसे ये जेनोसाइड लोगों की नज़रों के सामने आता जा रहा है और जैसे स्टार्विंग बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, तो वहाँ का जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी इस हद तक बदल गया है कि आप देखेंगे कि उनकी हुकूमतें भी अब बातें कर रही हैं कि जी हम एक तो पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज करेंगे, हम इनके ट्रेड के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे इजराइल के साथ, इजराइल को हथियार हम नहीं सप्लाई करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो हरकतें हैं इजरायली हुकूमत की, जिसमें कि बैनुल अक़वामी कानून की वाज़े तौर पे खिलाफ वर्जी हो रही है और जिसमें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वगैरह के जो फैसले हैं उनको टोटली रद्द किया जा रहा है। ना सिर्फ रद्द किया जा रहा है बल्कि अमेरिका और इजराइल ये बातें कर रहे हैं कि जो उनके जजेस हैं उनके ऊपर भी आप पाबंदियां लगाएं। इसी तरह इस हादसे के बाद मुकम्मल तौर पे मुल्क जैसे कनाडा है या अब जो गल्फ के ममालिक हैं, ये भी एक तरह से जो मजबूरी में खामोश थे अभी तक, और उनका जो मेन कंसर्न था वो ये कि शायद अमेरिका का प्रेजेंस और अमेरिका के बेस हमारे इलाके में हमें एक तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ये सब चीजें ऐसी हरकतों से मुकम्मल तौर पे अब बदल रही हैं। सही। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक ओपिनियन की वजह से हुकूमतों को भी मजबूर कर रहे हैं कि उनका भी रवैया इजराइल की तरफ बदले और कोई ना कोई सोल्यूशन इसका दरियाफ्त किया जाए। ठीक। डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा, आप क्या समझती हैं 1947 की तकसीम के बाद 1967 की जो करारदादें थी या उसके बाद आने वाली करारदादें, उन्होंने अब तक क्या कर लिया जिस ज़िमन के अंदर हम इस करारदाद को एक पॉजिटिव वे के तौर पे देख सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया यासिर।
सर, बात आपकी बिल्कुल बिला शुबा सही है कि पीछे की जो रेजोल्यूशंस हैं उनको ऑनर नहीं किया गया, तो इस रेजोल्यूशन में ऐसी कौन सी बड़ी बात है। दूसरा ये है कि अमेरिका ने इसको पहले की तरह हमेशा इसराइल के हक में बात की है, और इस रेजोल्यूशन के जो 9 ममालिक हैं जिन्होंने इख्तलाफ किया है, या 9 या 12 ममालिक, उनमें से अमेरिका सर फहरिस्त है। सो अभी भी जो इसराइल सारी चाराजोई वहाँ कर रहा है और जुल्म ज्यादती और बर्बरियत रकम कर रहा है गाजा में और फ़लस्तीन में, वो अमेरिका की पुष्ट पनाही उसको मुकम्मल हासिल है। और अगर अमेरिका ये गुड कॉप बैड कॉप का रोल प्ले करना भी चाहे, तो सारी दुनिया पे आया है कि अमेरिका का रोल वहाँ कितना कॉम्प्रोमाइज्ड है। बेशक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक मखौटा लगाए बैठे हैं कि जी मैं बहुत सुलह पसंद हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसराइल ये ना करे, और मैंने इसराइल को एडमॉनिश किया है, बट सब कुछ अमेरिका की मर्जी से हो रहा है। तो इस वजह से ये रेजोल्यूशन भी थोड़ी हद तक जो है कितनी कामयाब होगी उसके ऊपर एक शक रहता है। पर जो अम्बेसडर साहब ने भी फरमाया, वो भी मैं भी यही कहूँगी कि इससे जो एक चीज़ सामने आती है कि दुनिया में जो इतने ढेरों ममालिक हैं वो मुत्तहिदा हो गए हैं फ़लस्तीन के हक में, और 2 स्टेट सोल्यूशन को वो प्रेस कर रहे हैं। और अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन क्रिएट करती है, तो अमेरिका भी मजबूर होगा बहुत सारे ऐसी चीज़ों पे एटलीस्ट लिप सर्विस करने को, और शायद उसकी वजह से इसराइल को भी बैक ट्रैक करना पड़े अपनी बहुत अच्छा सारी चीज़ों ठीक पे। जो चीज़ इफेक्टिव होगी वो इफेक्टिवनेस आएगी जब तक इसराइल को सैंक्शन ना किया जाए। अगर इसराइल को सैंक्शन किया जाए इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, तो फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकेगी। जस्ट मेयर रेजोल्यूशन, क्योंकि इसराइल वैसे भी यूनाइटेड नेशंस को तो किसी बड़े खाते में डालता नहीं है, पर अगर यूनाइटेड नेशंस की फ्लोर से इसराइल के हक में कोई चीज़ ना आए, तो उस पर वो बहुत शोर मचाता है। और जैसे ठीक हमने देखा कि इसराइल का जो एम्बेसडर है उसने यूएन की फ्लोर से पाकिस्तान को तंबीह भी की, और उससे पहले ये कहा कि अगर हमने कतर में एक दफ़ा जो है चूक गए हैं, हमारा निशाना अपने सही जगह पे नहीं पहुंचा, तो हम ये बार बार करते रहेंगे तब जब तक हमें मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं मिलता। तो वो इन ऐसे जो फोरा है और ऐसे जो फ्लोर्स हैं, उनको वो इस्तेमाल करता है अपनी जो ज्यादती और अपनी इन चीज़ों को रकम करने के लिए है। सही सो सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती। आई ओनली विश एंड होप कि इंटरनेशनल प्रेशर इसराइल के ऊपर और अमेरिका के ऊपर इस हद तक पड़े। 162 ममालिक की आवाज़ उठाना यूनानिमसली कोई छोटी बात नहीं है, तो वो फिर मजबूर हो जाए कोई ना कोई पॉजिटिव कदम अगर उठाने के अगर लिए। दादोशुमार ठीक कर दूं तो 142 ममालिक गालिबन हैं, अगर मैं मुग़ालता आराई से काम नहीं ले रहा। सॉरी, 142, जी जी जी, 142 ममालिक हैं। जी बाकी सॉरी, जो टोटल पोल है मैं उसकी जिक्र कर रही हूँ। थैंक ठीक। यू फॉर द करेक्शन। खान साहब, आप जी। क्या समझते हैं, जिस तरह डॉक्टर सलमा साहिबा ने कहा कि सैंक्शंस लगानी चाहिए इसराइल के ऊपर, लेकिन अभी हाल ही में अगर हम देखें, आप केयर स्टॉमर की गुफ्तगू को देखें, आप फ्रांस के इमानुएल मैख्वान की गुफ्तगू को देखें, उसके बाद की हठधर्मी इसराइल की ये है कि वो एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी गजा की पट्टी में फिर से करना चाह रहा था, उसने कतर के ऊपर फिर हमला कर दिया। वो किसी भी जगह पे बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं। हमें यह भी मालूम पड़ता था कि जब ईरान के ऊपर हमला हुआ तब भी तलखलामी हुई अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ। अगर रिपब्लिकन्स के अंदर देखा जाए, डेमोक्रेट्स के अंदर देखा जाए, या फिर उनके सेनेटर्स देखे जाएं, तो वहां पे भी मुख्तलिफ आरा इसराइल के बारे में पाई जाती हैं। क्या वजह है जो इसराइल को इस हद तक मजबूत करती है या हठधर्मी पे मजबूर करती है कि वो अमेरिका जैसे अपने इत्तेहादी को भी किसी खाते में नहीं लाता? देखिए, दो चीजें हैं, दो एस्पेक्ट हैं इस चीज के। पहली बात तो जहां तक सेनेटर्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कांग्रेसमैन हैं, वो उनको जो एपैक जो के इजरायली लॉबी है और जो बड़े बड़े बिलियनर्स, जूइश बिलियनर्स जो जायनिस्ट सोच रखते हैं, वो जिस हद तक ना सिर्फ पॉलिटिशियंस को अमेरिका में फंड करते हैं, बल्कि वो पॉलिटिशियंस जो उनसे पैसे नहीं भी लेते, वो भी उनके खिलाफ बात करने से इसलिए डरते हैं कि अगले इलेक्शन में ये लॉबी जो है ये दबा के पैसे उनके मुखालफिन को लगा के उनको हराएगी। तो जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, वो बहुत हद तक इस टाइप के मामलात में खामोशी इख्तियार करते हैं या सवालात को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये याद रखिए, ये बात भी आप जहन में रखें कि अमेरिका की पॉलिसी जो है इस मिडल ईस्ट के अंदर,
उसमें उनको एक बड़ा कन्वीनियंट एलाय मिल गया है इजराइल, जो एन मिडिल ईस्ट में बीच में बैठा हुआ है। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको एक ऐसा एलाय मिल जाए जिसको आप पैसे भी दें, हथियार भी दें, और फिर अगर कोई आपकी ऐसी पॉलिसी है जो इंटरनेशनली शायद अनपॉपुलर हो या लोगों को शॉक करे, तो फिर आप ऐसी प्रॉक्सी के थ्रू इस किस्म की हरकतें आप करवा सकते हैं। उसके पीछे रीजंस ये भी हो सकते हैं कि जब एक मुल्क की एक सुपर पावर की इकोनॉमिक पावर डिक्लाइन में होती है, तो फिर वो मिलिट्री मींस यूज करता है अपने इन्फ्लुएंस को प्रोजेक्ट करने के लिए। अब मिसाल के तौर पे चीन के साथ मुकाबला लोग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि चंद सालों में चीन अमेरिका से बड़ी इकोनॉमिक पावर बन जाएगा, और कुछ हद तक शायद टेक्नोलॉजिकल पावर भी अमेरिका से उनकी आगे चली जाए। लेकिन जहां तक मिलिट्री पावर की बात है, मैं आपको मिसाल देता हूं कि इस वक्त अमेरिका का डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो बाकी जो नेक्स्ट 9 मुल्क हैं टॉप 10 के, उनको सारों का एक्सपेंडिचर अगर आप मिला लें तो उससे ज्यादा वाहिद अमेरिका खर्चा करता है। और किसी बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स के हिसाब से भी 700 से ऊपर बेसिस हैं उनकी पूरी दुनिया में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीजें जो हैं ये इतनी सादा नहीं हैं, जितनी समझी जाती हैं, जितनी बताई जाती हैं, फिर ये अपनी प्रॉक्सी के जरिए अगर हमला करवाया जाए तो अपने ऊपर लगे इल्जामात, अपने इल्जामात को एक सतह पे लेके जाने के बायस बन सकते हैं। ब्रेक लेने के बाद ये अरब ब्लॉक्स के ऊपर भी बिलखुसूस बात की जाएगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, 2 रियासती हल के बाद दूसरा मंजरनामा एक अरब ब्लॉक्स के हवाले से है कि क्या कतर पे इजरायली हमला सिर्फ एक मुल्क पे वार नहीं बल्कि पूरे खत्ते के अमन के ऊपर हमला है। क्या यही वजह है कि इस वाक़े के बाद अरब दुनिया के रवैये में गैर मामूली सख्ती और इत्तेहाद देखने को मिला है? वो अरब दुनिया जो गुज़श्ता कुछ बरसों में बाहमी इख्तलाफात और मफादात के जाल में उलझी रही, आज एक आवाज बनकर वो सामने आ रही है। सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज है। रियाद ने वाज़े अल्फाज के अंदर यह कहा है कि इजरायली जारहियत नाकाबिले बर्दाश्त है, और यह जुमला सिफारती सतह पर एक बड़ी तब्दीली का इम्कान है, क्योंकि माजी में सऊदी क़यादत बयानात को मोहतात रखती थी, मगर अब जुबान सख्त और लहजा दो टोक है। यह सिर्फ सऊदी अरब तक महदूद नहीं रहा। खलीजी रियासतें जिन्हें बाज़ औक़ात एक दूसरे की पॉलिसीज पे इख्तलाफ रहा है, अब यकजहती का मुजाहिरा कर रही हैं। कुवैत और ओमान ने भी इजरायली इकदाम की मजम्मत करते हुए इसे पूरे खत्ते के अमन के लिए खतरा करार दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन, जिन्होंने माजी करीब में इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड के तहत ताल्लुकात कायम किए, अब अपने मौक़िफ़ को दोबारा परखने पर मजबूर दिखाई देते हैं। कतर पर हमले के बाद अब्राहम अकॉर्ड का मुस्तकबिल भी गैर यकीनी दिखाई देने लगा है, और यह खदशा बढ़ चुका है कि खत्ते में मामूल के ताल्लुकात का यह सिलसिला टूट सकता है। यह सब कुछ किसी खला में नहीं हो रहा। तारीख हमें बताती है कि अरब दुनिया ने कई बार फलस्तीन के मामले पे आवाज बुलंद की, मगर बारहा दाखिली तकसीम ने इस आवाज को कमजोर कर दिया। 1967 की जंग से लेकर 1973 के इत्तेहाद तक, और फिर ओस्लो मुआहिदे के नाकाम तजर्बे तक, हर मोड़ पे तकसीम का उनसर गालिब आता रहा है। लेकिन कतर पे हमला एक नया मोड़ है। अब इस नए मोड़ पे ये इत्तेहाद किस समत को जाएगा, ये एक अहम सवाल है। डॉक्टर नासिर अली खान साहब, सर आप क्या समझते हैं कि माजी में जो नहीं बन सके या एक बड़ा ब्लॉक नहीं बन सका, अब की बार बहुत सब ममालिक के अंदरूनी तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो वहां पे ये एहसास पाया जा रहा है कि अगली बारी हमारी हो सकती है। क्या अब अरब इत्तेहाद माजी के इत्तेहाद से मुख्तलिफ हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए, इसकी बैकग्राउंड ये है कि खास तौर से जो जीसीसी ममालिक हैं उनकी मईशत बहुत हद तक एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरह बनती जा रही है, लेकिन एक बड़े नाजुक हालात से वो हमेशा दो चार रहते हैं। क्यों? जहां तक उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ का ताल्लुक है, अब वो रिलाय करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, इस किस्म की चीजों पे। वो ऑयल से अपनी जो है डिपेंडेंस को हटा के और फ्यूचर में देखते हुए वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के ऊपर रिलाय करते हैं। सही। अब जरा सा भी छोटा मोटा भी अगर धमाका हो तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो फौरन वहां से भागता है अपना पैसा लेके। तो इस सेंस में उनके हालात बड़े नाजुक हैं। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि उनकी आबादियां कम हैं, उनके पास बड़ी बड़ी फौजें नहीं हैं, वो हमेशा से सिक्योरिटी के लिए
किसी ना किसी पे रिलाय करते हैं। अब अमेरिका जो है पिछले 30-40 साल से वहां बेसिस बना के और उनको कम से कम मैं जिसे कहूंगा उसकी प्रिजम्पशन ये थी कि इन लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी। अब एक मुल्क कतर जैसा जहां सबसे बड़ा एयर बेस है इस वक्त, ये अगर आप देखें कि अगर वो उनको एक इजरायली अटैक से नहीं बचा सकता तो जाहिर है वो इस सोचने में मजबूर होंगे कि हमें क्या फायदा है। तो सही खान साहब आपने एक अहम समत में इशारा किया है। डॉक्टर सलमा साहिबा, जिस तरह खान साहब ये बात कर रहे हैं, अब बहुत सारी सवालात जन्म ले रहे हैं। दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक ये है कि अमेरिका को वाज़ेह तौर पे कतर जवाब दे देगा, और एक ये है कि अमेरिका से एश्योरेंस मांगेगा अपनी सिक्योरिटी के हवाले से। आप क्या समझती हैं, खरबों डॉलर के मंसूबे, एक यकीन दहानियाँ, फौज आपके पास मौजूद नहीं है, क्या ये अरब इत्तेहाद की तरफ चीजें जाएंगी या फिर एश्योरेंस मांगने की तरफ जाएंगी? लेकिन जी अरब इत्तेहाद की तरफ जाना तो चाहिए लॉजिकली, पर सारे अरब ममालिक जो हैं अपने अपने साइलोज में काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी अंडर प्रेशर हैं। कुछ जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाले ममालिक थे, जैसे सीरिया हो गया, जिसने सैंक्चुरीज भी प्रोवाइड की हुई थी मुख्तलिफ लीडरशिप्स को, उनको बहुत इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और वहाँ जो प्रॉक्सी एजेंट्स हैं वो थ्राइव कर रहे हैं ग्रे एनवायरनमेंट में, जिसमें पैसा और वेपन्स जो हैं वो हर तरह के सोर्सेज से आ रहे हैं, जिसमें इजरायली सोर्सेज भी, अमरीकी सोर्सेज भी हैं। सो इजराइल को एक्चुअली तो वहाँ मिडिल ईस्ट में अपने मद्दे मुकाबिल कोई बड़ी ताकत दिखाई नहीं देती। एक ताकत थी, वो ईरान थी, और उसके साथ भी इन्होंने अपने आप को जो उलझाया है, तो उसके बाद ईरान भी बहुत हद तक न्यूट्रलाइज हो गया है। पीछे रह गया कतर के जो हथियार हैं। देखिए, इट्स नॉट ओनली हैविंग द वेपन्स, इट्स आल्सो द फैक्ट कि वो वेपन्स बड़े नेटवर्क्ड हैं। वो सारे के सारे वेपन्स वेस्टर्न सोर्सेज के हैं। और जब ये सर्जिकल स्ट्राइक, प्रिसिजन स्ट्राइक भी हुई है कोट एंड कोट, तो ना अमेरिका ने कुछ किया ना कुछ और बात हुई। यहाँ भी हम लोगों ने सुना कि जी जो मिड एयर रिफ्यूलिंग थी वो अमेरिकन एयर टैंकर्स के थ्रू हुई है और सारा कुछ। सो इट इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग एंड अ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, जिसमें कौन किसका किस वक्त साथ दे रहा है इसका आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। इट्स जस्ट अ रूल ऑफ जंगल दैट इज टेकिंग प्लेस। और इजराइल का जो हैवी हैंडेडनेस है वो इन सारे ममालिक को बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है, वो ये सब उससे डरते हैं। हालांकि अगर मुसलमान ममालिक आपस में मिल जाए और टोकन की, मैं फिर वही बात करूंगी कि टोकन की एक दिन भी इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक सैंक्शन कर दें, तो इजराइल क्या अमेरिका भी बिलक उठेगा और उनको पता चल जाएगा कि इनकी कंबाइंड ताकत क्या है। एक दिन अगर ये अपनी ऑयल सप्लाई रोकते हैं तो इन लोगों को समझ आ जाए कि ये चीजें इस तरह नहीं चलती। पर क्योंकि हम लोग अपनी ताकत को पहचानने से कारी हैं, और हम जो है बिल्कुल हमें इस चीज का एहसास नहीं है कि अगर हम इकट्ठे होंगे तो हमारी बका उसमें है। हम ये समझ रहे हैं कि अगर फ़लस्तीन को मार पड़ रही है और फ़लस्तीनी मर रहे हैं तो हमारा घर तो बचा हुआ है, हमारा चूल्हा गर्म है, हमारी पकवान पक रहे हैं और हमारी तरफ किसी की नज़र नहीं जा रही। ये हमारी सबकी बड़ी खाम ख्याली है, क्योंकि जब फ़लस्तीन का किस्सा ख़त्म होगा तो उसके बाद इज़राइल की जो इनसेशिएबल एपेटाइट है, जिसमें वो एरेट्स इजराइल यानी ग्रेटर इजराइल के फॉर्मूले पे काम कर रहा है, चाहे वो कर पाए कि ना कर पाए, और रियलिटी में ये चीज हो पाए या ना हो पाए, चाहे मेरी बात एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग रही है, बट वो खित्ते में इंतशार मचाए रखेगा। ठीक है। और उसने अपने इर्द गिर्द लेबनान को बहुत हद तक न्यूट्रलाइज किया हुआ है, बाकी बहुत से मुल्कों को किया हुआ है। सब मुल्क बिल्कुल सुमन बुकमन बैठे हुए हैं। तो इस तरह ये चीज नहीं चलेगी। अगर आप इस फलस्तीन का साथ नहीं भी देना चाहते तो आप खित्ते की सलामती के लिए जब तक हाथ नहीं मिलाएंगे और इकट्ठा एक्शन नहीं लेंगे तो ये चीज नहीं होगी। देखिए, हम लोग वेस्ट को बड़ी बुरी नजर से, हम बीइंग मुस्लिम्स हम कहते हैं कि जी हम बहुत मॉरल हाई हॉर्स पर हैं, बट ज़्यादातर तो मुज़ामत और मुलामत जो है इज़राइल की, वो वेस्टर्न सोर्सेज से ज़्यादा आई है और नॉन मुस्लिम सोर्सेज से ज़्यादा आई है। तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ का एहसास करने की ज़रूरत है कि हमें अपनी बका की जंग लड़नी है, जो कि आज नहीं तो कल हमें हर सूरत वो म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। जहां तक रही कतर की बात, कतर के पास काइनेटिक रिस्पांस की ऑप्शन है। अगर वो काइनेटिक रिस्पांस दिखाते हैं तो अमेरिका उनको वो नहीं दिखाने देगा, वो उनको डिसवेट करेगा। ठीक है, मुझे खान साहब आपकी राय इसके ऊपर चाहिए मुझे। को पंच करे तो वो ना करने दें। ठीक है, जिस तरह सलमा साहिबा कह रही हैं,
बहुत सारे इबहम और खदशात ये जन्म ले रहे हैं कि अब की बार अगर कतर है तो कल अंकरा भी हो सकता है, रियाद भी हो सकता है। अगर लबनान, यमन की या पैलेस्टाइन की या गज़ा की सिचुएशन देखें तो आपको लगता है कि इन ममालिक की सिचुएशन भी वैसी ही है और ये हकायक के करीब तर खदशात हैं? जी जी, ये जो हरकत की गई है कतर में, ये महज ये दिखाने के लिए कि हम एक रीजनल पावर हैं जो इम्प्यूनिटी के साथ जो चाहे कर सकती है। एक मुल्क जहां पे नेगोशिएशंस हो रहे हैं, आपने नेगोशिएटर्स को अटैक किया है, उसी मुल्क में अमेरिकन बेस भी है। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन चाहते थे कि ये अटैक हो। उनको बिल्कुल आखिरी वक्त में बताया गया। वहां के प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि 3:46 के ऊपर अटैक हुआ और 3:56 के ऊपर इन अमेरिकनों की हमें कॉल आई। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इजराइल अब आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो दिल चाहे, जिस मुल्क के साथ दिल चाहे, हम वो कर सकते हैं। और जो भी हमारे, अब मिसाल के तौर पे बहाना वो ये बताते हैं कि जी हमने ये कहा था कि यहाँ पे टेररिस्ट जहां भी होंगे हम उनको टारगेट करेंगे, किसी मुल्क में होंगे हम जाके उनको वहां टारगेट करेंगे। अच्छा, अब कतर में, जहां तक कतर का सवाल है, ना सिर्फ ये कि वो एक सालिस के तौर पे इवन जो तालिबान के साथ 2020 में मुज़ाकरात अमेरिका के हो रहे थे, वहां पे भी तालिबान का बाकायदा एक दफ्तर खुला हुआ था और उनकी रेगुलर बातचीत होती थी। जहां तक हमास का ताल्लुक है, अभी जिस वक्त अक्टूबर 7 का वाकया हुआ, कतरियों ने एंटनी ब्लिंकन जो के फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनको कहा कि भाई इन हमास वालों को हमारे यहां से निकालो। उन्होंने उस बात को रेजिस्ट किया। ये मैं 2023 अक्टूबर 7 की बात कर रहा हूं। उसके बाद वो इस प्रोसेस में मजबूरी में थे। पिछले साल नवंबर में उन्होंने कहा जी इस पे कोई खास पेशरफ्त नहीं हो रही, अब हम चाहते हैं कि आप लोग यहां से निकलें। ये हमास की लीडरशिप को कतर ने कहा। अच्छा, वो चले भी गए नवंबर 2024 में। दिसंबर में ट्रंप साहब ने उनको कॉल की और कहा कि नहीं, आप इनको वापस ले लें। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कैसे टेररिस्ट थे जो छुप रहे थे और ये इनको जाके टारगेट करेंगे। बॉटम लाइन ये है कि आप पीछे हिस्ट्री में जाके देख लें, जब भी कोई सोल्यूशन करीब आता है, क्योंकि इस दफा जो ये हमास वाले थे, जो प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप ने दिए थे, उनमें वो एग्री करने को तैयार थे। यानी बात यहीं पे खत्म होती है। उसका हासिल हुसूल ये निकलता है कि जहां पे ये दिखाई दे कि हम जो है वो कायम हो सकता है, उसका कोई रास्ता निकल सकता है, तो उसी को सबूताज करने के लिए ये तमाम तर इक़दाम उठाए जाते हैं। यानी बदअमनी को कायम रखना है और बदअमनी पे कारोबार चलाना है और उसी पे को अपनी ताकत का इस्तारा बनाना है। इसी वजह से ये सारी हलचल हो रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा, डॉक्टर नासिर अली खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सैलाब की मौजूदा सूरत हाल, बिलखुसूस मुल्तान और उसको गिरदनवा में इस वक्त क्या सूरत हाल है, उस पर बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में इन दिनों सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। सैलाब के खतरे के साए में वो तमाम देहात यहाँ पे जन्म लेते आए हैं या सांसें लेते आए हैं जो दरियाओं के किनारे वाक़ थे। बारिश के दिनों में दरिया का पानी बढ़ता है। अगर बर वक्त शिगाफ ना डाला जाए तो बस्तियां डूब जाती हैं। इस बार भी पानी बढ़ने लगा तो देहात के लोग फिक्रमंद हुए। वो दिन रात मुंतजर रहे कि इंतजामिया हरकत में आएगी, मशीनरी लाएगी, बंद मजबूत किए जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हुई तो मकामी लोगों ने खुद से इंतजाम करने शुरू किए। बहुत सी जगहों पे किसी ने रेत की बोरियां लाने की कोशिश की, किसी ने मवेशियों को महफूज मकाम पे मुंतकिल किया, लेकिन दरिया की ताकत इंसानी हाथों के बंदोबस्त से कहीं ज्यादा थी। पानी घरों में दाखिल हुआ, खेत उजड़ गए और जिंदगी भर की जमा पूंजी लम्हों में बह गई। लोगों ने दुख के साथ कहा कि अगर शिगाफ बर वक्त डाला जाता तो सैलाब का जोर टूट जाता, लेकिन बहुत सारे लोग हुकूमती गफलत की दुहाइयां देते आ रहे हैं। क्या यह हादसा पहली बार हुआ है? क्या ये बरसों से यही कहानी दोहराई जा रही है? पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने हालिया सैलाबों पर तशवीश जाहिर की है और उनके मुताबिक ये आफात अब सिर्फ कुदरती नहीं बल्कि नाकिस मंसूबाबंदी, जमीनों पर कब्जे, जंगलात की कटाई और बदउनवानी का नतीजा है। HIRCP ने यह मुतालिबा किया है कि इमदादी सरगर्मियों में इजाफा, बेघर अफराद की बहाली और महफूज इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नागुज़ीर हो चुकी है। बसूरत दीगर गुर्बत और समाजी बहरान बढ़ेगा।
मुल्तान के अलावा पंजाब के कई इलाकों में भी बद इंतजामी सैलाब से होने वाले नुकसानात में इजाफे की वजह बनी। कसूर के इलाके गंडा सिंह वाला में दरियाए सतलुज के बंद टूटने से 100 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आए। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई। बहावल नगर और चिश्तिया के इलाकों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं थी। वहां पे भी आरजी बंद तामीर किए गए थे जो बारिश और दरिया के दबाव के सामने नहीं ठहर सके। जब बंद टूटे तो गांव के गांव पानी में डूब गए। किसानों की साल भर की मेहनत चंद घंटों में खत्म हो गई। मुजफ्फरगढ़ में मुतासिरीन का शिकवा है कि ना बर वक्त इत्तला मिली और ना ही मुंतकली के इंतजामात हुए। इमदादी कैंप देर से कायम हुए। मशीनरी और अफरादी कुव्वत की कमी रही। मुतासिरीन को साफ पानी और तिब्बी सहूलियात में कमी के रोने रोते जाए। ये मिसालें साबित करती हैं कि सैलाब महज कुदरती आफत नहीं है। क्या सैलाब हुकूमती नाअहली का नतीजा है? अगर हिफाजती बंद मजबूत किए जाते हैं, फौरी रद्द-ए-अमल दिया जाता है तो क्या तबाही की शिद्दत कम हो सकती है? इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी उमर दराज गोंदल ने। उमर दराज गोंदल इन दिनों सैलाब से मुतासरा इलाकों के अंदर मौजूद है। उमर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उमर, पहले तो ये बताइए, गुज़श्ता 3 से 4 दिनों में आप मुल्तान के नवाही इलाके के अंदर मौजूद हैं, मुख्तलिफ जगहों का आपने दौरा किया है, वहां के जमीनी हकाइक से आगही आपने हासिल की है। सबसे पहले ये बताएं कि सैलाब की तबाहकारी जो है, क्या इसे कुदरती आफत कह सकते हैं या इंतजामी गफलत कहेंगे? यासिर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। मैं पिछले 4 से 5 दिन फील्ड में हूँ। मैंने जलालपुर पीरवाला में वक्त गुजारा है। अब मैं अलीपुर में मौजूद हूँ। पिछले 48 घंटे में यहाँ गुजार चुका हूँ। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आज मैं विजिट करके आया हूँ सीतपुर तक, जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं। सच्ची बात यह है कि आप ज़मीनी हकायक की बात कर रहे थे, हमें ज़मीन नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे सिर्फ पानी है। तो पानी के हकायक ये हैं कि आया सवाल ये है कि कुदरती आफत है या ये मिसमैनेजमेंट है या कहीं ना कहीं कोताही या गफलत हुई है। तो मेरे ख्याल से कहीं कोताही गफलत का एलिमेंट हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? जिस पॉइंट पे आखिर में ये सैलाब पहुंचा है, सैलाब यहाँ से शुरू नहीं हुआ। ये पंजनद के साथ का इलाका लगता है। अब देखिए, जो पंजनद है वो आखिरी पॉइंट है जहाँ पे पंजाब के 5 दरियाओं ने आके इकट्ठा होना होता है और पानी आगे दरिया सिंध में जाना होता है। अब जी, ये पानी आपका शुरू हुआ था सियालकोट से। जब आपको पता है कि ये मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, हाफजाबाद, गुजरात में तबाही मचाता हुआ आगे गुजर रहा था, तो आपको पता नहीं था ये रैला किस जगह के ऊपर जाएगा। और यहाँ पे आपके मकामी जो MNAs हैं वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे सब ठीक है, महफूज है। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि आज अलीपुर की तहसील, अगर मैं बहुत एहतियात से बात करूं तो 90% इलाका डूबा हुआ है। और सिर्फ इलाका नहीं डूबा हुआ, वहां पे पूरी की पूरी जो जमीन है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अगर आपको कहीं जाना है तो आप कश्ती के अलावा जा ही नहीं सकते। वहां पे आबादियां जो हैं वो पूरी की पूरे, कुछ तो बस्तियां मलिया मेट हो गई हैं। मैंने अपनी आंखों से आज लोगों को घरों की छतों के ऊपर देखा है। मैंने उन लोगों तक जब खाना पहुंचा है तो उनकी आंखों में वो जो चमक थी कि हम बच गए हैं या हम तक कोई पहुंचा है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। फिर वहां पे यासिर साहब जानवर हैं, इंसानों तक खाना पहुंचाना एक चैलेंज बना हुआ है। तो वो जो जानवर महसूर है, मैंने आज नहीं देखा वहां किसी को चारा पहुंचाते, मैंने नहीं देखा किसी एक जानवर को भी इवैक्यूएट करते हुए। तो ग्राउंड के ऊपर हालात बहुत खराब हैं। फिर ब्रीचिंग के हवाले से जरा आपने कहा, गफलत के मामले के ऊपर, ब्रीचिंग के ऊपर गवर्नमेंट बार बार, मैंने कल भी सीनियर मिनिस्टर से खुद पूछा तो उनका नहीं जी, ये टेक्निकल कमेटी देख रही है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात नहीं हो रही। हम जलालपुर में थे, हर बंदे ने कहा कि गिलानी वाला आप क्यों नहीं तोड़ रहे, वहां आपने एक DSP को हटा दिया। फिर एट द एंड मरियम साहब आई और वही आपने गिलानी वाला तोड़ा। आपने तोड़ना था तो आपने वो जल्दी क्यों नहीं तोड़ा? इसी तरह से यहाँ की बात करते हैं तो हम शेरशाह ब्रिज की बंद की बात कर रहे हैं, हम मडवाला की बातें यहाँ पे सुने। कल पूरा पैनिक था अलीपुर शहर के अंदर, क्या मडवाला को तोड़ रहे हैं, इसका मतलब है शहर भी डूब जाएगा। फिर हमने गवर्नमेंट से कैटेगोरिकली पूछा तो उनका जी मडवाला हम नहीं तोड़ रहे। आज की लेटेस्ट पोजीशन ये है, पंजनद के ऊपर पानी का जो बहाव है उसमें कमी हुई है। और उस कमी के अलावा जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि जलालपुर और अलीपुर को जो खतरा है वो टल गया है। लेकिन आज जलालपुर में पानी कुछ कम हुआ, लेकिन मैंने अभी दोस्तों से वहां बात जब आज दिन में की तो उनके मुताबिक अचानक से एक तरफ से पानी में फिर इजाफा हुआ है। लेकिन इस जो सबसे बड़ा चैलेंज ग्राउंड पे नजर आ रहा है वो लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से। जलालपुर में जब प्रेशर बढ़ा तो गवर्नमेंट की मशीनरी वहां बैठी, सूरत हाल बेहतर हुई, इस बात को मानते हैं। अलीपुर में वो सूरत हाल उस तरह से नहीं है, ना उस तरह से हमें रेस्क्यू का अमल दिखाई दे रहा। आज कश्तियां, हमें उसमें इजाफा हुआ है, वो फलाई इदारों की हो, गवर्नमेंट की हो, इवन नेवी वहां पे एक्टिव थी, दीगर फलाई इदारे, पाक आर्मी की कश्तियां मैंने देखी हैं। लेकिन उमर, ये बताइए कि अभी मजमूई तौर पे आप जो इमदाद की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया को अगर खंगालने की कोशिश करें तो वहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि वहां के जो मकामी लोग थे, जो लाहौर के अंदर मौजूद होंगे या कहीं गिरदो नवा में, वो वापस गए अपने इलाकों में और अपनी मदद आपके तहत लोगों से पैसे लेके, इमदाद लेके उन्होंने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया है। ऐसे लोगों की तादाद कितनी है?
अच्छा, मैं आपको रात का एक वाकया बताता हूँ। रात हम वहां पे कुछ कर रहे थे, मेरे साथ एक फ्लाइट तंजीम थी, तो वो कुछ खाना लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान हमें एक कश्ती मिली। हम्म, वो लिया का शख्स था, वो यहाँ का नहीं है, हम्म, और वो वहां से कश्ती लेके आया और वो रेस्क्यू किया। और जो लोग थे, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा, मैं 2 दिन हो गए मैं खाना खाए हुए। तो वो लोग जो हैं, इस तरह के मुखय्यर हजरात बहुत हैं, इस शहर के अंदर लोग काम कर रहे हैं। मैंने जलालपुर में, मैं उन दोस्तों को जानता हूँ जो उस इलाके से हैं, वो अपनी नौकरियां छोड़ के वापस आए। उन्होंने बहुत महंगी कीमत के ऊपर कश्तियां जो हैं वो हायर की। यासिर साहब, मैं आपके सामने 2 चीजें रखना चाहता हूं। आप कहेंगे हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, हम सिस्टम की बात करते हैं, एज ए सोसाइटी भी कुछ सवालात हैं। यानी जब आप देखिए, आप लोगों से ये कहें कि अगर मिसाल के तौर पे 2 मन आपकी गंदम उठाएंगे, 1 मन हमें दे दें, 1 मन हम आपकी उतार के दे देते हैं, और आप कश्ती के 2.5 लाख रुपया लें, तब 10, 20, 30 हजार रुपया भी पर पर्सन चार्ज करें। ये एक जगह पे, मैं आज आपको अलीपुर की बात बताता हूँ। एक ऐसी जगह पे हम खाना लेके पहुंचे, मैंने वहां लोगों से पूछा कि आप क्यों नहीं छोड़ रहे। जब उस बुजुर्ग ने वो बात की तो मुझे शर्म आई उसकी बात को सुनते हुए। एक शख्स जिसका घर पानी में डूबा हुआ है, जिसकी दीवारें गिर रही हैं, वो कह रहा है, बेटा मैं घर कैसे छोड़ूं, मेरे साथ वाले घर में रात को चोर आए हैं। यानी जिस इलाके में इस वक्त तबाही है, नहीं, रात अच्छा, को लोग वहां पर उमर चोरियां करने उमर ये जाते हैं, बताइएगा निशानदेही करते हैं। हमने भी फील्ड रिपोर्टिंग की है इन दिनों में मुख्तलिफ शहरों के अंदर जाके। ये एक फिनोमेना बहुत पाया जाता है कि हम घर कैसे छोड़ के चले जाएं, लेकिन वहां पे सवाल ये उभर के आता है कि 7-8 फीट अगर पानी है तो चोर उस पानी को फलांग के या उसके अंदर किस तरीके से तैर के आएंगे? क्या इसमें हकाइक है? वो चोर फलांग के नहीं जा रहे, वो चोर वो भी बड़े टेक्निकल है, उनके पास अपनी कश्तियां, जैसे प्राइवेट कश्तियां यहाँ पे चल रही हैं, हाँ, वो निशानदेही दिन में भी करते हैं, या वो जाते हैं, मसलन एक घर इस तरह आए हैं, वो आवाज दी, मेक श्योर किया, लोग ताला भी लगा के निकलते हैं, आवाज दी कोई है कि नहीं है। जब मेक श्योर किया यहाँ पे लोग नहीं है, मुझे बताएं जो सैलाब वाले इलाके हैं, वहां पे लोग कितना कुछ सामान लेके आ रहे हैं जिनको आप रेस्क्यू कर रहे हैं। जरा से जरा एक पोटली कपड़ों की उठाई हुई है, किसी ने कोई मुर्गा उठाया हुआ है, किसी ने कोई बकरी या कोई बकरा उठाया हुआ है। तो उनकी हर चीज तो घर में पड़ी हुई है। जब हर चीज घर में पड़ी हुई है, तो आप घर में से जो भी चीज उठाएंगे तो आप चोरी नहीं करेंगे। ये मैं आज उन लोगों की, मैंने वो वीडियो इवन अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट की है, वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये मैं आपको एक और बात करता हूँ, मैंने आज इवन गवर्नमेंट के सामने एक तजवीज रखी है कि खुदा के वास्ते जहां इतनी कश्तियां हैं, पंजाब पुलिस को सिर्फ प्रोटोकॉल पे ना लगाएं, सिर्फ शस्कों पे ना लगाएं, 3-4 कश्तियां पेट्रोलिंग पे डाल दें। कम से कम लोगों को सिक्योरिटी महसूस हो, उनको ये मालूम पड़े कि जनाब हम जो अपने घर हैं, हम उनका तहफ्फुज पुलिस कर रही है, उसको मेक श्योर कर रहे हैं। तो आप अपना घर छोड़े। अब एक बंदा आप कह रहे हैं उसके जानवरों का मसला अलग है, लोग जानवरों की वजह से भी घर नहीं छोड़ रहे। मैं आज 2 अफराद से मिला जो नौजवान थे, जो अपनी मतलब आप कह एक सड़क की, ये समझ रहे थे ये सड़क है, सड़क सीधी जाएगी, जाहिर है मकामी लोग जानते हैं इस रूट को। उनका हमारे अम्मा अब्बा वहां पे हैं। मैंने कहा उनको क्यों नहीं लेके आए? उनका अम्मा अब्बा कहते हैं ये जानवर यहाँ रहेंगे तो हम नहीं छोड़ के जाएंगे। कि कुछ चीजें इंसानी अच्छा, मैंने आपकी भी एक वीडियो देखी थी कि वो जो रेस्क्यू हो रहा था, रेस्क्यू के दौरान में हमने देखा एक खातून, जो फरखाबाद का इलाका था, वो दरिया के अंदर बना हुआ है। मैंने उनसे पूछा कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन आपने गलत जगह के ऊपर जो है वो बनाई, तो उनका ये देखे ना वो जिन्होंने हमें बेची। अब फिर भी सवाल गवर्नमेंट से होगा, जब एक चीज गलत बन रही थी तो आपने उसको रोका क्यों नहीं है? एट द एंड हमने गवर्नमेंट से पूछना है, लोगों से नहीं पूछना। अच्छा उमर, मैंने एक वीडियो आपकी देखी थी, आप एक कश्ती के अंदर सवार थे, खातून कश्ती के अंदर जो थी उसको रेस्क्यू किया गया, फिर एक गाय थी, वो बच्ची उसको छोड़ना नहीं चाह रही थी। ऐसे कितने वाकयात हैं? और इसके साथ साथ खुदा न खास्ता कहीं पे कोई कैजुअलिटीज भी इस इलाके में रिपोर्ट हुई? जी, मैं आपको इस किस्म के वाकयात बताता हूं कि जलालपुर में हमारी आंखों के सामने एक वाकया ऐसा हुआ कि उसके बिल्कुल बंद के करीब, जो आरजी बंद शहर को बचाने के लिए किया गया, 100 मीटर दूर कश्ती डूबी। लेकिन अल्लाह का करम यह है कि वहां रेस्क्यू के लोग मौजूद थे, दीगर रजाकार थे, उन्होंने छलांगे लगा के उन सबको बचा लिया। 20 दिन की बच्ची थी, उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाई। फिर वहां पे जो बस्ती संधेला है उसके करीब, वहां पर हुआ क्या कि एक जो कश्ती है वो टकराई, उस कश्ती में 9 अफराद की जान गई, जो कि वहां का मकामी SHO की रिपोर्ट मौजूद है, हॉस्पिटल से इसको वेरीफाई किया जा सकता है। यहाँ पे अलीपुर में मैं जिस जगह सारा दिन मौजूद रहा, जो मेन पॉइंट है, वहां से डेड बॉडीज आ रही हैं। इवन मैंने 86R जो जलालपुर का है, वहां पे वीडियो भी लगाई, मेरी सोशल मीडिया पे मौजूद है। डेड बॉडीज आ रही थी, इवन वीडियोस नहीं बनाने दे रहे थे, मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई। कैजुअलिटीज हैं, लेकिन यासिर साहब अभी कैजुअलिटीज का कुछ क्या नहीं। मतलब मैं एक मिसाल देता हूँ, एक घर है, एक बस्ती है, अगर कुछ बलिया मेट हुआ है, उसमें गिरा है, तो कुछ उसमें कोई फर्क भी होगा, उसमें से कैसे पता चलेगा? मैं आपको बताऊं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां तक एक्सेस कोई नहीं कर पा रहा। और मैं एक आपके प्रोग्राम के जरिए बताना चाहता हूं, कोऑर्डिनेशन नहीं है सर। देखें, गवर्नमेंट रेस्क्यू 1112 काम अच्छा कर रही होगी, फलाही इदारे काम कर रहे होंगे, यानी मिसाल के तौर पे अलीपुर में 100 बस्तियां हैं, आप पहली 15 बस्तियों में पहुंच रहे हैं, आखिरी पॉइंट पे कौन जाएगा?
कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कोऑर्डिनेशन पे आए कि ये पहली 10 बस्तियां अल खिदमत वालों को देंगे, ये खिदमत खल्क वालों को देंगे, ये रेस्क्यू 111 222 को देंगे। आप कोऑर्डिनेशन के साथ जाएंगे, आप इलाकों को क्लियर करेंगे तो आपकी बेहतरी है। एट द एंड आपने जवाब देना है और गवर्नमेंट को लीड करना है। ये फलाही इदारे तो आपके हेल्पिंग हैंड्स है, ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपका हाथ बटा रहे हैं, नेकी कर रहे हैं। एट द एंड गवर्नमेंट को ड्राइविंग सीट पे होना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि यहां से अगर ये रैला सिंध की तरफ मूव करता है तो पंजाब में जो तबाही हुई है उसका कितना अक्स सिंध में देखने को मिलेगा? ये डीजीपीडीए में हमें बता रहे थे, उनसे हमने 48 घंटे पहले बात की तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये गदूब राज के जरिए सिंध में पानी दाखिल होना शुरू हो जाएगा। देखिए, सिंध गवर्नमेंट अब ये नहीं कह सकती कि हमें पता नहीं है। जिस तरह यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट को जवाब देना है, अलीपुर का जवाब देना है, आपको जलालपुर का जवाब देना है। अब सिंध गवर्नमेंट को मेक श्योर करना चाहिए था कि आपके पास ये पानी आना है, अपने लोगों को इवैक्यूएट करें, उनको अवेयर करें, अपने इदारों की तैयारी शुरू करें। मसलन मैं आपको अलीपुर की बात बताता हूँ। पास्को का एक जो जखीरा है, मैंने खुद आज उसको देखा कि वो उसमें पानी में है, उसके साथ दूसरा जो है उसके हिफाजती बंद बनाया हुआ है, अभी वो बचा हुआ है। यानी आप देखें ना, जब आपको पानी वहां से चला और आपको खतरा था तो आपने गंदम क्यों नहीं एक महफूज जगह के ऊपर मुंतकिल की? इसलिए कि वो सरकार का माल है, आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। इस तरह सिंध गवर्नमेंट जो है उसको मेरे ख्याल से मेक श्योर करना चाहिए, आपके पास अभी भी टाइम है। आप इन 10-15 दिनों में जो हम पंजाब में देख रहे हैं, इन 15 दिनों में भी तैयारी करते तो बहुत कुछ बच सकता है। आपके पास ये भी नहीं होगा कि आप ये कहें कि हमें अंदाजा नहीं था, ये कोई गैर मामूली हो गया है। तो मेरे ख्याल से वहां पे आपको जो है वो कुछ ना कुछ दोबारा अपने आप को रीअरेंज करना पड़ेगा और अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो बनानी पड़ेगी, अदरवाइज एक बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लेगा। दूसरी जगह पे तबाहकारियों से प्रिकॉशनरी मैयर उठाना जो है वो आसान है, इसलिए सिंध हुकूमत को भी इस तरफ तवज्जो देना होगी। बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।